अस्सलामुअलैकुम इल्मी सिटी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मिशाल आरिफ। आज हम इस नए लाइव सेशन में एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है बहुत से लोगों के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग हमें जॉइन करें और अपने कमेंट सेक्शन में हमें बताते जाएँ जो क्वेश्चन आपको पूछने होंगे हम वो आपके लिए पूछेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि अपने ख़यालात को किस तरह से बदला जाए। किस तरह से हम अपने माइंड की नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज कर सकते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक होगा और इस टॉपिक को हमारे साथ डिस्कस करने के लिए जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं, वो मेहताब हमीद साहब हैं, जो कि एनएलपी ट्रेनर हैं, यूथ एक्टिविस्ट हैं और बहुत ही अच्छे स्पीकर हैं। सबसे पहले सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिज़ाज हैं आपके? जी मिशाल, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र अब है। और वेलकम थैंक टू यू द कि शो। आप बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें जॉइन किया, अपना टाइम दिया, बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप जानते हैं कि अपने ख़यालात को किस तरह से बदला जाए। सबसे पहले तो ये है कि ख़यालात होते क्या हैं, थॉट्स हैं क्या? हमारा ब्रेन ऐसा ऑर्गन है जो कि हर वक़्त काम कर रहा होता है, हर वक़्त कोई ना कोई थॉट हमारे ज़हन में चल रही होती है। इवन सोते हुए भी हमारे सबकॉन्शियस में बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं, तो 24/7 हमारा ब्रेन से के साथ रिलेशन होता है, हमारा 24/7 उसके साथ काम चल रहा होता है। तो कुछ लोग ये क बोलते हैं कि अपनी सोच को बदलो। आखिर ये सोच है क्या? ये थॉट है क्या? कि जिसकी वज़ह से हमारी अपनी पर्सनल लाइफ़ पे भी इम्पैक्ट होता है, वो चाहे पॉज़िटिव हो, चाहे नेगेटिव हो और हमारी सोच की वज़ह से सराउंडिंग में, हमारे दूसरे लोगों के बिहेवियर में, हमारे एनवायरनमेंट में किस तरह से इम्पैक्ट होता है। तो ये थॉट है क्या चीज़ आखिर? अच्छा मिशाल, यहाँ पे सबसे पहले व्यूअर्स को मैं ये कन्फर्म करना चाहूँगा कि थॉट्स की 2 टाइप्स हैं। एक एक्टिव थॉट होती है और एक पैसिव थॉट होती है। जो एक्टिव थॉट है, इसका डायरेक्टली ताल्लुक आपकी सेंसेस के साथ है। अब थॉट हुँ, का ओरिजिन कैसे बनता है, थॉट कैसे जनरेट होती है, थॉट का जो मेकिंग प्रोसेस है, वो बड़ा सादा है। हमारी जो हुँ, 5 सेंसेस हैं, इनसे डाटा हमारे ब्रेन में जब आता है, जो भी डाटा आता है आउटसाइड में, जो भी इवेंट होता है, हमारे माइंड के अंदर डाटा आता है और वो हमारे फ़िल्टर से होके एक सवाल की सूरत में हमारे इनर सिस्टम को जाता है। अब जो हमारा इंटरनल सिस्टम है, जो इंटरनल रिप्रेज़ेंटेशन है, वो उस डाटे को सवाल की सूरत में जब एक्सेप्ट करती है, तो उस सवाल का वो जवाब देने की कोशिश करती है। वो जो हुँ, जवाब है, वो बेसिकली आपकी थॉट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके सामने एकदम से कोई भी इवेंट हैपन हो जाता है। मेरे सामने कोई भी इवेंट हैपन हो जाता है। उस इवेंट के हैपन होने में हमारे माइंड में जब डाटा जाता है, तो हमारा इंटरनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम सवाल पूछता है कि इसका मतलब क्या है? तो उस सवाल के नतीजे में वो जो जवाब है, वो हमारी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन के मुताबिक उसका मतलब अख़ज़ करता है। इस तरह से थॉट जो है वो हमारी जनरेट होती है। ये एक्टिव थॉट का हुँ, प्रोसेस है, जिसमें हमारी सेंसेस जो हैं वो बेसिकली इन्वॉल्व होती हैं। जो पैसिव थॉट्स हैं, जैसे आपने कहा कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, हम सो भी रहे होते हैं तो वो काम कर रहा होता है, तो सबकॉन्शियस में हमारी एक्टिव थॉट के नतीजे में कुछ पैसिव थॉट्स जनरेट हो रही होती हैं, जो हमारे माइंड के अंदर, सबकॉन्शियस के अंदर बार-बार लूप्स के अंदर चल रही होती हैं। और जिन चीज़ों के बारे में, जिन इवेंट्स में हम ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, उन्हीं की पैसिव थॉट्स हमारे सबकॉन्शियस में होती हैं, हमारे ऑटो माइंड में होती हैं, जो बार-बार हमारे माइंड के अंदर ट्रिगर हो रही होती हैं। तो थॉट्स की ये 2 टाइप्स हैं, एक एक्टिव थॉट्स होती हैं, एक पैसिव थॉट्स होती हैं। ऐसे समटाइम हम बिल्कुल तन्हाई में बैठे हुए होते हैं, कोई भी काम नहीं कर रहे होते, एक्सटर्नल इवेंट कोई भी नहीं होता, तो इंटरनली पैसिव थॉट्स फिर एक्टिव हो जाती हैं। हमारे माइंड का सबकॉन्शियस माइंड माइंड जो है वो एक्टिव होता है और ना चाहते हुए भी थॉट्स ऑफ ट्रेन आ रही होती है, थॉट्स आना शुरू हो जाती हैं और आती रहती हैं। हुँ, और उस लम्हे में वही थॉट्स आती हैं जिनका असर हमारे माइंड पे बहुत गहरा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि इन दिनों में अतुल ड्रामा बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं, तो उनके माइंड में उससे रिलेटेड थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रही होंगी। तो थॉट्स जो हैं बेसिकली उनका कह लें कि ओरिजिन इस वे में जनरेट होता है और जो हमारा एनवायरनमेंट है वो भी हमारे थॉट्स को रीशेप कर रहे होते हैं। एनवायरनमेंट का हमारे थॉट्स पे बहुत गहरा असर होता है। हम जैसे एनवायरनमेंट में होंगे, इसलिए कहते हैं कि आप अपने एनवायरनमेंट से अपने आप को रीशेप करते हैं। आप 5 लोगों का मजमूआ होते हैं, जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, उसी तरह आपकी सोच भी जो है वो डेवलप हो रही होती है, थॉट आपकी उसी तरह रीशेप हो रही होती है। तो थॉट बेसिकली हमारी सेंसेस से आने वाले डाटे की सूरत में हमारा रिस्पॉन्स है,
जो हमारे इनर सेल्फ से निकलता है, हमारे इंटरनल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। ये एक सिंपल सा वे है जिसमें थॉट जो है बेसिकली हमारी जनरेट होती है। जी, जिस तरह आपने बताया कि ये हमारे सर्कमस्टांसेस, हमारे एनवायरनमेंट से स्टार्ट होती है। ये हमें एक क्वेश्चन आया है कि वेयर फ्रॉम गुड थॉट्स कम्स ब्रेन और हार्ट, जो अच्छी थॉट्स हैं वो कहाँ से आती हैं? हमारे ब्रेन से या हम हार्ट से सोचते हैं, तो वो पॉजिटिव थॉट्स होती हैं या ब्रेन से सोचना हमारी पॉजिटिव थॉट्स हैं? अच्छा देखिए, जो थॉट का प्रोसेस है ना, उसका ताल्लुक दिल से नहीं है, उसका ताल्लुक जो है वो ब्रेन के ब्रेन साथ है। से। हार्ट जो है, ये बेसिकली थॉट में फिर एक प्रोसेस आ जाता है जिसमें हमारे इमोशन अटैच होते हैं, ठीक है? हर थॉट्स के साथ हमारे फिर इमोशन अटैच होना शुरू हो जाते हैं। तो हार्ट का ताल्लुक इमोशनल लेवल पे है, हमारी गट फीलिंग के साथ है कि हमारे इमोशन किसी भी थॉट के साथ कितने ज़्यादा एसोसिएट हैं। थॉट का ओरिजिन ब्रेन ही है, कि ब्रेन ही थॉट्स को ओरिजिनेट करता है, इनको फिर प्रोसेस करता है, एक्टिव और पैसिव को देखता है। लेकिन दिल का ताल्लुक यहाँ पे उसकी एसोसिएशन के साथ है, इमोशन के साथ है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक थॉट आई बट हमारा उस पे दिल इतना ज़्यादा अटैच नहीं होता, एसोसिएशन स्ट्रॉन्ग नहीं होती, हम उस थॉट को इतनी वैल्यू नहीं देते। लेकिन एक ऐसी थॉट आ गई जिसमें हमारा दिल भी जो है वो पॉप अप करता है, दिल के साथ उसकी एसोसिएशन ज़्यादा है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे वो हमारी थॉट बड़ी स्ट्रॉन्ग फील होती है और वो उस थॉट पे फिर हम कॉन्शियसली और सोचते हैं। जब कॉन्शियसली सोचते हैं तो वो हमारी लूप क्रिएट हो जाती है और वो थॉट ना चाहते हुए भी हमारे माइंड में बार-बार आ रही होती है। तो जब भी हम कोई मूवी देखते हैं, जब भी हम कोई विजुअल चीज़ देखते हैं, तो विजुअल चीज़ों में क्योंकि इमोशंस बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहे होते हैं, जिसकी वज़ह से हमारा हार्ट एक्टिव हो जाता है। फिर उन थॉट्स के साथ हमारे हार्ट की एक्टिवेशन हो जाती है, जिसकी वजह से वो थॉट्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो इन शॉर्ट कह सकते हैं कि थॉट्स के साथ जब हार्ट का कनेक्शन होता है, तो थॉट पावरफुल हो जाती है बिकॉज़ इमोशन कनेक्ट होता है। आप मोहब्बत की फीलिंग ले लें, नफ़रत की फीलिंग ले लें, ये फीलिंग्स हार्ट से निकलती हैं, इमोशन को डील करती हैं और ये जब थॉट के साथ बाउंड हो जाती हैं, तो थॉट उतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है और थॉट की पावर की इंटेंसिटी जो है वो हार्ट से लगाई जा सकती है। हार्ट के बगैर इंटेंसिटी आप डिफाइन नहीं कर सकते। ब्रेन का काम थॉट को जनरेट करना है। इंटेंसिटी कितनी है, उसकी पावर कितनी है, इसकी हुँ। इसकी कह लें कि डेफिनेशन या इसका डिफाइन करना जो है वो हार्ट पे डिपेंड करता है और हार्ट आपकी इंटेंसिटी को डिफाइन करता है। जी, ये जो नेगेटिविटी आती है इंसान के माइंड में, ये किस स्टेज पे आती है? कौन-सा ऐसा लेवल होता है कि जब इंसान को रियलाइज़ होता है कि अब उसका डायरेक्शन, उसकी जो ट्रैक है, वो बिल्कुल नेगेटिव साइड पे वो इंसान जाना शुरू हो गया? क्योंकि हमें समटाइम्स नहीं पता होता कि हम नेगेटिव सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, नेगेटिविटी की तरफ चले गए। तो कैसे रियलाइज़ होगा उस इंसान को कि अब वो नेगेटिव साइड पे जा रहा है? अच्छा मिशाल, यहाँ पे 2 चीज़ें आपने गौर से देखनी है। फ़र्ज़ करें कि आप एक सिनेमा हॉल में बैठे हुए हैं और बड़ी स्क्रीन आपके सामने है और वहाँ पे कोई मूवी चल रही है। अब अगर मूवी हॉरर होगी, तो आप एक मूवी 3 घंटे, 4 घंटे या 5 घंटे बैठ के देखते हैं और मूवी हॉरर है। तो मूवी देखने के हुँ। बाद आपकी थॉट्स कैसी होंगी? आपको डर लगेगा ना? हाँ जी, वो ज़हन में रहेगी वो चीज़ काफ़ी टाइम तक। अच्छा फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे एकदम से मैं मूवी चेंज कर देता हूँ और मैं एक ऐसी मूवी ले आता हूँ जो हिस्टोरिकल है, वहाँ पे क्या होगी? वो इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा और आपको ज़्यादा और उस तरफ वहाँ आप पे जाओगे। आप अपने आप को तारीख में फ़ील कर रही होंगी, जैसे जी। अटूल ड्रामा देख के लोग अपने आप को उस दौर में महसूस कर रहे हैं। अब लोगों की थॉट्स बेसिकली वैसी आ रही हैं, ठीक है? अब फ़र्ज़ करें कि एक ड्रामा ऐसा है जिसके अंदर ज़ुल्म और ज़्यादती बहुत ज़्यादा दिखाई जाती है। ठीक है? जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फाइटिंग है। अब फाइटिंग की वज़ह से आपकी थॉट्स भी फाइटिंग वाली आ जाएगी, एग्रेसिव होना शुरू हो जाएगी बिकॉज़ हुँ। आप जो देख रहे हैं, उसके नतीजे में थॉट आई, उसके साथ फिर दिल की एसोसिएशन हुई, एग्रेसिवपन आ गया उसमें। तो थॉट नेगेटिव या पॉज़िटिव डिपेंड करती है कि आपका एनवायरनमेंट क्या है, आप कैसी चीज़ें देख रहे हैं, कैसे लोगों से मिल रहे हैं, इसीलिए कहते हैं सोबत का बहुत ज़्यादा असर होता है। अब यहाँ पे एक मैं और एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि एक शख्स है जिसने वो ज़ुल्म ज़्यादती की हुई है और उसके साथ भी ज़ुल्म ज़्यादती हुई थी और उसने कहा है कि मैं ज़िंदगी में कभी भी जिन्होंने मेरे साथ ये ज़ुल्म किया माफ़ नहीं करूँगा। लेकिन जैसे ही वो हज के लिए या उम्रे के लिए होली मक्का में जाता है, जाके वहाँ पे लैंड करता है, तो उसकी फिज़ियोलॉजी चेंज हो जाती है क्योंकि एनवायरनमेंट की वज़ह से डाटा चेंज होता है और वो दिल के अंदर उन सब लोगों को माफ़ कर देता है।
अब ऐसा क्यों होता है बेसिकली? अब उस एनवायरनमेंट के अंदर पॉजिटिविटी इतनी है कि उसके ब्रेन में आने वाले डेटे ने उसके इंटरनल सिस्टम को चैलेंज किया। इंटरनल सिस्टम छोटा-सा है, बाहर का एनवायरनमेंट इतना बड़ा है, इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी है, उसने क्या किया चेंज कर दिया। इसी तरह जब रमज़ान का होली मंथ आता है, रमज़ान में क्या होता है, हमारे हर तरफ पॉजिटिविटी की बातें होती हैं। हम कहते हैं जी शैतान जो है वो कैद हो गया। शैतान कैद नहीं होता, हमारा एनवायरनमेंट अल्लाह ताला ने ये रिवाइवल दिया हुआ है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि बेशक हमने रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए, जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि उम्मीद है कि तुम मुत्तकी हो जाओ। अब हुँ, मुत्तकी होने का अमल ये है कि उस एनवायरनमेंट में हमें ऐसी वाइब्स मिलती हैं, जिसकी वज़ह से हमारी थॉट्स 30 दिन में उस पैटर्न पे चली जाती हैं। तो बेसिकली नेगेटिविटी या पॉज़िटिविटी, नेगेटिव थॉट या पॉज़िटिव थॉट का जो कह लें कि ओरिजिन है, वो आपके अपने कंट्रोल में है। अगर आप नेगेटिव लोगों में बैठ रहे हैं, नेगेटिव स्टफ़ देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे नेगेटिव चीज़ें देख रहे हैं, अल्टीमेटली आपके माइंड में जनरेट होने वाली थॉट्स नेगेटिव। बट अगर आप पॉजिटिव देख रहे हैं तो अल्टीमेटली आपके माइंड में पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी। एक ड्रामा बना दिया गया जिसमें तारीख को दिखाया गया, जिसने इमोशंस को हिट किया, लोगों की थॉट, लोगों का थिंकिंग पैटर्न, पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो गया, जबकि पहले पैराडाइम कुछ और था। सो ये आपके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है कि आप किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, कैसी चीज़ें देख रहे हैं, कैसे लोगों से मिल रहे हैं। जी, यही एक क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कि एक इंसान कैसे अपने गुड थॉट्स को जो है अमली ज़िंदगी में लेकर आए और खुद को नेगेटिव थॉट से बचा सकता है। तो वो यही आपका एनवायरनमेंट है। हाँ, अच्छा इसमें मैं थोड़ी-सी और एडिशन कर देता हूँ, अगर हम डिफरेंट रिसर्चेज़ देखें, साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नेचुरली 70 टू 80% इंसान नेगेटिव थॉट सोच लेता है, बाय डिफ़ॉल्ट जिसे कहते हैं। जैसे कोई भी जब इवेंट होता है तो एकदम से हमारे माइंड में जो पहली थॉट आती है वो नेगेटिव आती है। अच्छा नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। आप जब पॉज़िटिव चीज़ों को अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा लाना शुरू करते हैं, तो नेगेटिव की कंसंट्रेशन कम होना शुरू होती है और जैसे-जैसे नेगेटिव की कंसंट्रेशन कम होना शुरू होती है, पॉज़िटिव आपका डोमिनेट होना शुरू हो जाता है। तो इनका जो सवाल है कि कैसे हम अमली ज़िंदगी में लेके आएँ, तो अमली ज़िंदगी में लाने का यही हल है कि जब आप जितना ज़्यादा पॉज़िटिव एनवायरनमेंट में होंगे, पॉज़िटिव लोगों से मिलेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी वो इम्प्लीमेंटेशन में आएगा। फिर एक और चीज़ इसमें ऐड करता चलूँ, आपके वर्ड्स, आपके सेंटेंसेस आपके माइंड पे असर डालते हैं। आप गौर करें, अपनी लिस्ट बनाएँ, अपनी वोकैब्युलरी चेक करें। बहुत से लोगों की वोकैब्युलरी नेगेटिव होती है, इंटेंशन उनकी नेगेटिव नहीं होती। वो उनकी सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो है, वो बड़े नेगेटिव होते हैं। कुछ पावरफुल वर्ड्स हैं जो बहुत पॉजिटिव इंटेंशन रखते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो जिनकी डीपनेस में अगर डेप्थ में जाएँ तो वो नेगेटिव इंटेंट रखते हैं। सो यहाँ पे क्या है बेसिकली कि जितना ज़्यादा आप अपने वर्ड्स को रिफाइन करते जाएँगे, आप पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, आप पॉजिटिव फ्रेजेस का इस्तेमाल करेंगे और एनालाइज़ करें। यहाँ पे रिफ्लेक्शन जो इन्होंने बात की कि अमली ज़िंदगी में कैसे लेके आएँ, रिफ्लेक्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं एनएलपी पे बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, माइंड न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग पे काम करता हूँ, लोगों के बिलीव्स चेंज करता हूँ। बट सम टाइम मैं खुद भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता हूँ, सम टाइम मेरे से बहुत ज़्यादा गलती हो जाती है। मैं इमोशनल बड़ी अजीब हरकत कर जाता हूँ। अच्छा उसके बाद मैं फिर रिफ्लेक्ट करता हूँ क्योंकि इंसान है ये इमोशन बड़े तेज़ी से ट्रिगर होते हैं। तो रिफ्लेक्शन का प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमसे ये गलती हुई थी, क्यों हुई थी? हम उसके ओरिजिन को तलाश करें। तो उसमें फिर हम अपने अल्फाज़ को बेहतर करते हैं, उसमें हम बेसिकली अल्फाज़ के साथ-साथ फिर दूसरी चीज़ें हम करते हैं कि हम अपने एनवायरनमेंट में चेंजिंग लेके आते हैं, फिर हम रिफ्लेक्ट करते हैं कि जो नेगेटिव चीज़ें हैं, इनको हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। नेगेटिव वर्ड्स को आपने रिप्लेस करना है, लाइक कि मैं अपनी लाइफ़ के अंदर एक चीज़ यूज़ करता हूँ कि मैंने फेलियर के कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर दिया। अब फेलियर का जो वर्ड है ना, ये आपको नेगेटिव एनर्जी देता है और इसकी निस्बत मैंने वर्ड रिप्लेस किया फीडबैक। अब फीडबैक आपको पॉज़िटिव एनर्जी देता है। नो मैटर आप ज़िंदगी के जिस भी इम्तिहान में हैं, जिस भी चैलेंज में, अब चैलेंज का वर्ड मैंने अपडेट कर दिया प्रॉब्लम की जगह। मैं प्रॉब्लम के वर्ड को यूज़ नहीं करता, मैं कहता हूँ इट्स चैलेंज। अल्लाह ताला हुँ। आप पे आज़माइश लेके आते हैं, ठीक है? तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि बेशक इंसान जो है, वो तेज़ी पे पैदा किया गया, इसकी फ़ितरत के अंदर तेज़ी है। तो हम इसको आज़माएँगे, अच्छाई से भी, बुराई से भी। तो अल्लाह ताला आज़माइश का वर्ड यूज़ करते हैं। इसी तरह हम जब प्रॉब्लम कहते हैं ना, कि मसला आ गया, तो ये मसले का वर्ड हमारी पूरी फ़िज़ियोलॉजी को नेगेटिव कर देता है।
एनएलपी के अंदर हम एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, वो बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है कि आपकी थॉट्स आपकी बॉडी को अफ़ेक्ट करती हैं और आपकी बॉडी आपकी थॉट्स को अफ़ेक्ट करती हैं। अब फ़र्ज़ करें कि मैं अगर ऐसे करके बैठ जाऊँ, बिल्कुल यूँ डाउन हो जाऊँ, अब मेरी थॉट्स भी वीक-वीक होंगी, मेरी एनर्जी कम हो जाएगी। बट मैं अगर अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखूँगा, मेरी फिज़ियोलॉजी स्ट्रॉन्ग होगी, तो उसमें क्या होगा बेसिकली? उसमें मेरी थॉट्स भी स्ट्रॉन्ग होना शुरू होंगी। तो इन्होंने जो सवाल किया है कि प्रैक्टिकल ज़िंदगी में कैसे लेके आएँ? सबसे पहले कि रिफ्लेक्ट करें, अपने वर्ड्स को अपडेट करें, नेगेटिव वर्ड जो भी वर्ड अच्छा नेगेटिव की डेफिनेशन बना लें। जिस वर्ड से आपको नेगेटिव फीलिंग का एहसास होता है उसको रिप्लेस कर दें। उसकी जगह कोई ऐसा वर्ड मुंतखब करें जो आपको पॉज़िटिविटी का एहसास दे। जब पॉज़िटिविटी का एहसास आपको होगा तो अल्टीमेटली उस थॉट से, उस वर्ड से आपकी पूरी फिज़ियोलॉजी, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होगी, जिससे आपके अंदर एक पॉज़िटिविटी आएगी। जैसे मुस्कुराना सुन्नत है। अब रिसर्चेज़ बताती हैं कि मेडिटेशन के अंदर, माइंडफुलनेस के अंदर बताया जाता है कि आपके जो फेस के मसल्स हैं, मुस्कुराने से ये रिलैक्स होते हैं और ये जितना ज़्यादा रिलैक्स होते हैं, आपकी बॉडी में उतनी ज़्यादा कामनेस और पॉज़िटिविटी आती है। अब मुस्कुराना सुन्नत है। अब इसके पीछे डेप्थ यही है कि आप इसमें पॉज़िटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। एक शख्स है, वो मुस्कुरा के किसी से बात करता है, तो दूसरा शख्स उसकी बात को सुनने में दिलचस्पी लेगा। लेकिन अगर उसके चेहरे पे गुस्सा है, तो हर कोई उसकी बात सुनने में इंटरेस्ट नहीं लेगा और लोगों को वो इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो प्रैक्टिकल वे में आप इसी तरह इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि रिफ्लेक्ट करें, अपने वर्ड्स को अपडेट करें और अपनी थॉट्स आपके ऑटोमैटिकली अपडेट हो जाएँगी। अच्छा, ऐसा भी होता है समटाइम्स कि पास्ट के हमारे कोई भी रॉन्ग डिसीज़न हो तो उसकी वज़ह से हमें फ्यूचर फ़ियर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमने पहले ऐसा डिसीज़न लिया था, अब हम डिसीज़न लेने के काबिल ही नहीं है। अगर हम कोई डिसीज़न लेंगे तो फिर से कोई नेगेटिविटी हो जाएगी, कोई गलत चीज़ हो जाएगी, उसका आउटकम नेगेटिव ना आ जाए। तो ये फ्यूचर फ़ियर से कैसे बचा जा सकता है अपने किसी भी पास्ट एक्सपीरियंस की वज़ह से? अच्छा देखिए इसमें हम एनएलपी के अंदर एक बड़ी अच्छी टेक्निक यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं टाइमलाइन। अब टाइमलाइन के अंदर ना आपने देखना है कि एक लाइन है, फ़र्ज़ करें कि आपके बैक पे पास्ट है, आपके फ्रंट पे फ्यूचर है और आप यहाँ पे इस वक़्त जो मौजूद हैं, जो आपकी फ़िज़िकल एक्ज़िस्टेंस है, वो प्रेज़ेंट है। अच्छा पास्ट में जब आपके ऐसे इवेंट हो जाते हैं, तो वो आपके माइंड के अंदर एक डाटा फ़ीड होता है पास्ट में और वो ना चाहते हुए भी जिस टाइम भी ट्रिगर होगा ना, तो वो आपको नेगेटिव फ़ीलिंग देगा। इसका हल ये होता है कि आप पास्ट के उस इवेंट में जाएँ, जाने के बाद उस इवेंट में वर्ड्स को अपडेट करें। अच्छा वर्ड्स को अपडेट करने का बड़ा आसान तरीका है कि आप अपनी आँखें बंद करें, महसूस करें कि आप अपनी उसी एज में चले गए हैं। एज में जाने के बाद आप उस पूरे इवेंट को रिफ्लेक्ट करें। मैंने जो भी रिफ्लेक्शन की बात की थी। अच्छा रिफ्लेक्शन में आपको फ़ील हो जाएगा वहाँ पे कौन-सा वर्ड है जो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है। अच्छा उस वर्ड को महसूस करें। अच्छा जैसे ही आप उस वर्ड को महसूस करेंगे, रिपीट करेंगे, आपको तकलीफ़ का एहसास होगा। फिर उसके रिप्लेसमेंट में आपके पास कोई वर्ड होना चाहिए पॉज़िटिव, उसको वहाँ पे रिप्लेस करें और फिर उस रिप्लेस वर्ड से आप क्या करें कि उस पूरे इवेंट को दोबारा से विजुअलाइज़ करें। आँखें बंद करके दोबारा से उसको देखें। अब जैसे ही आप उसको चेंज करेंगे, होगा क्या? इसे कहते हैं कि वर्ड से आप एंकर करेंगे करेंगे उस पूरे इवेंट को, उस वर्ड की चेंजिंग से आपके माइंड की मेमोरी में वो जो फीलिंग थी ना वो अपडेट हो जाएगी और जब वो अपडेट होंगी तो नेक्स्ट टाइम आपको ना चाहते हुए भी उससे पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। वो आपका ट्रॉमा जो आपकी सैडनेस है वो कवर होगी। जब आपका पास्ट उससे कवर होगा तो अल्टीमेटली आपका फ्यूचर की इंटेंशन उसमें बेहतर हो जाएगी। एक तो ये एस्पेक्ट आ जाता है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि आप प्रेजेंट में रहना सीखें, अपना एम्फेसिस फोकस प्रेजेंट में रखें बिकॉज़ फ्यूचर देखें फिज़िकल अभी आपके पास नहीं है, पास्ट भी फिज़िकल आपके पास नहीं है। फिज़िकल आपके पास प्रेज़ेंट है। ये जो फ्यूचर में जाना है बेसिकली या पास्ट में जाना है, ये आपके माइंड के अंदर स्ट्रेस को क्रिएट करता है। फ्यूचर और पास्ट के इवेंट स्ट्रेसर हैं, जो आपके माइंड में स्ट्रेस क्रिएट करते हैं और जितना ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट होगा आपके माइंड में, उतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आने के चांसेस हैं। ठीक है? बिकॉज़ जब आप पास्ट में जाते हैं तो आप ब्लेम करते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ। तो ब्रायन ट्रेसी अपनी किताब में कहता है कि जो ब्लेमिंग है ना, ये सोर्स ऑफ नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी का सोर्स ब्लेमिंग है। मैं अगर यहाँ पे ब्लेम करूँ कि आज इंटरनेट का कनेक्शन बिल्कुल ठीक नहीं है या मैं ब्लेम करूँ कि पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है या मैं ब्लेम करूँ कि पूरी दुनिया में इस टाइम कारोबार नहीं है। मैं कोई भी जब ब्लेम करूँगा, तो यहाँ पे मेरे माइंड में नेगेटिव केमिकल, टॉक्सिक मटीरियल रिलीज़ होना शुरू होंगे। लेकिन इसकी निस्बत दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं एक्सेप्ट करूँ और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ। ओके,
इंटरनेट का कनेक्शन ठीक नहीं है, मेरे पास ऑप्शन क्या है? मैं क्या कर सकता हूँ? तो ये बेसिकली एक ऐसा टूल है जिसमें आप पास्ट की यादों को, जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको अपडेट कर सकते हैं, उनको आप ख़त्म नहीं कर सकते बिकॉज़ आँख आपका एक ऐसा कैमरा है ना, इसके सामने से जो चीज़ भी एक बार गुज़रती है, वो फ़ीड हो जाती है। फिर जिस चीज़ को आप जितना ज़्यादा रिपीट करते हैं, वो उतना ज़्यादा पॉप-अप करती है। जिस चीज़ को आप वैल्यू नहीं देते, जिस चीज़ को आप टाइम नहीं देते, वो चीज़ डाउन हो जाती है। लाइक मेरे एक दोस्त थे और मज़ाहतन मेरी एक दिन उनसे बात हो रही, तो उन्होंने कहा जी कि पहली मोहब्बत नहीं बोलती। मैंने कहा कि आप गलत कह रहे हैं, पहली मोहब्बत क्या, कोई मोहब्बत भी नहीं बोलती। कहते हैं ये आपने क्या बात की? मैंने कहा हर वो चीज़ जिसके साथ हमारी एसोसिएशन होती है, वो नहीं भूलती, वो हमारे माइंड के किसी खाने में होती है। हाँ, जिस चीज़ को हम जितना ज़्यादा टाइम देते हैं, वो चीज़ हमारे माइंड में उतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। अब जब कोई कहता है कि पहली मोहब्बत नहीं भूलती, इट्स मीन कि वो पहली मोहब्बत के बारे में बार-बार सोच रहा है। वो सोचना छोड़ दे, अल्टीमेटली उसकी जगह उसकी ज़िंदगी के नए इवेंट्स आ जाएँगे, ठीक है? हाँ, अगर वो उसी पे सोचता रहेगा तो वो नहीं भूलेगी। जैसे हम एक नेगेटिव वर्ड यूज़ करते हैं कि आपने काली बिल्ली के बारे में नहीं सोचना, आपके माइंड में ना चाहते हुए भी बिल्ली की शक्ल आ जाएगी। तो ये ऐसे है कि माइंड नेगेटिव वर्ड को अंडरस्टैंड नहीं करता। सोचने के अमल में भी यही है। हम जिस चीज़ को भुलाना चाह रहे होते हैं, यही हमारी गलती होती है कि हम माइंड में उसको स्पेस दे रहे हैं। जितनी स्पेस देंगे, वो उतना ज़्यादा पॉपअप करेगा, वो उतना ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, उतनी ज़्यादा उससे रिलेटेड थॉट्स आपके माइंड में आएँगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप किसी इवेंट को भुलाना चाहते हैं, किसी सैड इवेंट को भुलाना चाहते हैं, तो पहली चीज़ ये आइडेंटिफ़ाई कर लें, उसके बारे में सोचना नहीं है। उसके बारे में जितना सोचेंगे, जितना फ़ोकस यहाँ पे ट्रेनिंग के अंदर हम टर्म यूज़ करते हैं कि जहाँ पे फ़ोकस आपका जाता है, एनर्जी आपकी वहाँ फ्लो करती है। तो फ़ोकस आप जितना उस इवेंट पे रखेंगे, वो उतनी ज़्यादा आपको तकलीफ देगी। इसका एक हल ये है कि आप पॉज़िटिव वर्ड से उसको रिप्लेस कर लें, अपडेट कर लें और दूसरा ये है कि उसको माइंड के अंदर स्पेस ना दें। ये एक कमेंट आया हुआ है, क्वेश्चन पूछा है सलमान खान साहब ने कि अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप? मेरी एज 23 इयर्स है और मैं हर टाइम स्ट्रेस और टेंशन में रहता हूँ, तो आप इसके बारे में कुछ बताएँ? अच्छा देखिए, स्ट्रेस और टेंशन, पहले नंबर पे तो ये स्ट्रेस की डेफिनेशन और टेंशन की डेफिनेशन को अपने लिए फाइनल करें कि स्ट्रेस बेसिकली है क्या? दूसरे नंबर पे ये देखें कि स्ट्रेस के फैक्टर क्या हैं? स्ट्रेस इनको किस वजह से होता है? कौन-सी ऐसी थॉट्स हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग हैं जो बीमारी के बारे में जब सोचते हैं तो उन्हें स्ट्रेस होता है। कुछ लोग जब फाइनेंशियल अपने कारोबार के बारे में, फाइनेंशियल एस्पेक्ट के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर की चीज़ों को सोचते हैं, उनको स्ट्रेस होता है। कुछ लोग पढ़ाई के बारे में सोचते हैं तो उन्हें स्ट्रेस होता है। तो सबसे पहले स्ट्रेस के लिए आपने आइडेंटिफ़ाई करना है कि स्ट्रेस की रीज़न क्या है? आपको स्ट्रेस किस वजह से है? आप गौर करें। यहाँ पे देखिए मैंने पहले बात की थी रिफ्लेक्शन की, दोबारा रिफ्लेक्शन की बात करूँगा। इकबाल ने कहा कि अपने मन में डूब के पा जा सुराग़े ज़िंदगी। ये बड़ा गहरा शेर है। इसके अंदर गहराई है। अपने मन के अंदर डूबने का मतलब ये है कि आप रिफ्लेक्ट करें। अपनी लाइफ़ को बार-बार परखें कि आपका जो पास्ट का इवेंट हुआ था, उसमें से आपने क्या सीखा? फीडबैक क्या थी? हदीस के मफ़हूम के मुताबिक तुम्हें से वो शख्स हलाक हुआ जिसका आज कल से बेहतर नहीं है। और कल से बेहतर तभी होगा जब हम रिफ्लेक्ट करेंगे। जब तक हम रिफ्लेक्ट नहीं करते, चीज़ें ठीक नहीं होती। तो स्ट्रेस को रिफ्लेक्ट करें कि स्ट्रेस किस वजह से है? कौन-सा ऐसा इवेंट है जिसको देखने से स्ट्रेस होता है? लाइक कि मैंने एक ख़ास किस्म की मेडिटेशन थी स्टार्ट की तो मेरे ब्रेन में यहाँ पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ना शुरू हो गया और मुझे पेन होना शुरू हो गई। अच्छा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तो मैंने फिर फ़ील किया कि इस मेडिटेशन की, इस एक्सरसाइज़ की वज़ह से मेरे ब्रेन के मसल अभी इतने बिल्ड नहीं हैं, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ़ील होता है जिसकी वज़ह से पेन होती है। तो मैंने उसकी इंटेंसिटी को कम कर दिया, ठीक है? तो आपने यहाँ पे देखना है सलमान कि आपके स्ट्रेस की वजह क्या है? आप स्ट्रेस क्यों आपको आ रहा है? पहले फैक्टर आइडेंटिफ़ाई करें, फिर देखें कि उस फैक्टर को आप कम कैसे कर सकते हैं। आपके इख्तियार में क्या है? आप उस फैक्टर के लिए आप क्या कर सकते हैं? अच्छा, जो कुछ आप कर सकते हैं, वो आप करें। अच्छा, जो आप नहीं कर सकते, उसको अल्लाह पे छोड़ दें। क्योंकि सम टाइम ये होता है कि हम उन ख़्यालात को, उन सोचों को पाल लेते हैं, उनके लिए इतना सोचते हैं जिनका हमारे इख्तियार में कुछ भी नहीं है। तो जिन चीज़ों का इख्तियार हमारे पास नहीं है, उनको आप अल्लाह ताला पे छोड़ दें क्योंकि उन पे सोच-सोच के आप अपने आप को मज़ीद तकलीफ़ में देंगे। क्योंकि मुश्किलात और परेशानियाँ जो हैं, वो हालात से नहीं होती, वो ख़्यालात से होती हैं। ख़्याल, थॉट। सो थॉट एक पावरफुल टूल है जिससे हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। सो स्ट्रेस को ठीक करना
कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ़ एक अहम चीज़ है जो हम अपनी ज़िंदगी में नहीं करते, वो है रिफ्लेक्शन। हम अपने आप को टाइम ही नहीं देते। आप रोज़ाना, मेरी आदत है, मैं अर्ली इन द मॉर्निंग अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट करता हूँ, अपने पिछले दिन पे, पिछले वीक पे रिफ्लेक्ट करता हूँ कि मैंने कौन से काम करने थे जो नहीं कर पाया, ऐसी कौन सी वजूहात थी, कौन सी रुकावटें थी, कहाँ पे मैंने सुस्ती की, कौन से मेरे ऐसे एक्ट थे जिनमें नेगेटिविटी थी जिसकी वजह से मेरी चीज़ें अफेक्ट हुई। सो मेरा मेन फोकस होता है, मैं मॉर्निंग में रिफ्लेक्शन करता हूँ, सोने से पहले रिफ्लेक्शन करता हूँ, मैंने आज के दिन को कैसा गुजारा, आज जो मेरे टारगेट थे पूरे हुए या नहीं हुए, आज मैंने ये गुस्सा किया किस वजह से किया, किसी के इवेंट पे मैं एकदम से हाइपर क्यों हो गया? मुझे यहाँ पे रिएक्ट कैसे करना चाहिए था? अशरफुल मखलूक़ात को तो रिस्पॉन्स करना चाहिए, मैंने रिएक्शन किया, इट्स मीन कि गलती उसकी नहीं थी, गलती मेरी थी। मुझे अखलाकी कदरों को वायलेट नहीं करना चाहिए था, मुझे अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए था। तो ये चीज़ें रिफ्लेक्शन आपकी ज़िंदगी का कह लें कि हीरा है, सीक्रेट है, ये वो कह लें कि आपके पास कामयाबी की कुंजी है, अगर इसको आप अपना लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर होना शुरू होती है। जी इन्हीं सलमान साहब ने एक और चीज़ ऐड की है कि खुशी के मौके पर भी मैं खुश नहीं रह सकता, मतलब खुश नहीं रह पाता हूँ। हाँ, अच्छा इसका देखिए, क्या खुशी के मौके पे ये खुश इसलिए नहीं रह पाते कि इनका जो इंटरनल सिस्टम है ना, उसके अंदर एक प्रोग्रामिंग सेट होती है। ये अपने आप को, क्योंकि ये स्ट्रेस के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आप जितना स्ट्रेस के बारे में सोचेंगे, आपकी आने वाले दिनों में ऐसी हालत होती जाएगी। देखें कि जब आप एक चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, बुराई के बारे में सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, वो बुराई आप पे गलबा पा लेगी। अ, अमेरिका के अंदर, रूस के अंदर, डिफरेंट ममालिक के अंदर डिफरेंट रिसर्चेज़ हुई मेडिकली कि एक ग्रुप को उन्होंने कह दिया कि उन्होंने अपने आप को सोचना है कि वो बीमार हो रहे हैं, और बगैर किसी रीज़न के कुछ टाइम बाद वो बीमार होना शुरू हो गए। अच्छा, एक ग्रुप था जो बीमार था, उनको कहा कि वो सोचें कि वो ठीक हो रहे हैं। तो उन्होंने जब ये कंटिन्यूअसली सोचना शुरू किया तो उनकी विल पावर से, उनके इम्यून सिस्टम की वजह से वो ठीक होना शुरू हो गए। सो ये जो सोच है ना, थॉट, ये इंतहाई कीमती चीज़ है। अगर आपकी ज़िंदगी में खुशी में भी आपको खुशी महसूस नहीं हो रही, इसका मतलब है कि आपके अंदर का इंसान जो है ना, वो डेड हुआ हुआ है। आपके अंदर खुशी नहीं है। जैसे मैंने एक मूवी देखी थी, मुझे किसी ने सजेस्ट की, इंग्लिश मूवी थी। अच्छा, उस मूवी में से मैंने एक चीज़ बड़ी अच्छी सीखी। उस मूवी के अंदर वो बताते हैं, उसका एक थीम छोटा-सा मैं डिस्कस करूँगा कि इंसान को खुशी पूरी दुनिया में नहीं मिलती अगर वो अंदर से खुश नहीं है। अगर वो अंदर से खुश है, तो उसे गमी की हालत में भी अपने अंदर की दुनिया की वजह से बेहतर फीलिंग आती है। उसकी थॉट्स बेहतर होती हैं, उसकी थॉट्स में पॉज़िटिविटी होती है। यहाँ पे उम्मीद की बात करूँ, नाउम्मीदी नहीं करनी चाहिए, नाउम्मीदी आपको कुफ़र तक ले जाती है। अब उम्मीद अच्छी तब होती है जब आपके अंदर का इंसान पॉज़िटिव होता है, वो खुशी को महसूस करना चाहता है। तो जब तक आप अंदर से ही नहीं चाह रहे, आप स्ट्रेस के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आपकी चीज़ें डिस्टर्ब होंगी। तो इसका सिंपल हल यही है कि इनको अगर खुशी में भी खुशी महसूस नहीं होती, तो ये अपनी ज़िंदगी को रिफ्लेक्ट करें और देखें कि कौन-सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से स्ट्रेस से है। अगर इन्होंने अभी इस चीज़ को रिफ्लेक्ट ना किया, कंट्रोल ना किया, तो मुझे डर है कि आने वाले वक़्त में इनकी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए। ये किसी साइकियाट्रिस्ट को चेक कराएँ, किसी साइकोलॉजिस्ट को चेक करवाएँ, कोचिंग सेशन रखें अपने, क्योंकि ये अगर अपने ऊपर भी काम नहीं करेंगे, तो ये आने वाले वक़्त में चीज़ बढ़ जाएगी, और जितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, उतना ज़्यादा इनके माइंड पे इम्पैक्ट, जितनी ज़्यादा जड़ें गहरी हो जाती हैं पौधे की, उतना ज़्यादा उसको निकालना मुश्किल होता है। तो इसको जितना जल्दी मुमकिन हो सके ट्रेस करें कि इनके स्ट्रेस की वजह क्या है, और उसको रिप्लेस करें। इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। ये एक क्वेश्चन है अदनान डोगर साहब का कि सोच और अमल में यकसानियत कैसे लाई जाए? किस तरह से हम अपने थॉट्स और एक्शन को इक्वल करके चलें? अच्छा देखिए, सोच और अमल में यकसानियत का जो ताल्लुक है ना, हम गोल सेटिंग के अंदर भी मैं पढ़ाता हूँ कि लोग गोल्स बना लेते हैं, अमल नहीं कर पाते, एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाते। अच्छा, थॉट के मुताबिक आपकी थॉट आपने इतनी बड़ी रख ली है, लेकिन आपके अमल करने की कैपेसिटी इतनी सी है, तो वो अलाइनमेंट नहीं होगी। थॉट बहुत बड़ी होगी और अमल की आपकी कैपेसिटी छोटी होगी ना, तो क्या होगा, मिसमैनेजमेंट हो जाएगी। वो फिर आप अमल नहीं कर पाएँगे, बिकॉज़ आपकी बॉडी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। जैसे मैंने कहा कि मैंने एक मेडिटेशन स्टार्ट की तो मेरे ब्रेन में दर्द होना शुरू हो गया। मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मेरे भी माइंड के मसल्स उतने प्रिपेयर नहीं हैं, ठीक है? इसी तरह मैंने जब स्टार्ट में किताबें मैं पढ़ता था, तो स्टार्ट में मैं 1 पेज से ज़्यादा विशाल नहीं पढ़ पाता था। 1 पेज पढ़ता था, मेरे माइंड में दर्द होना शुरू हो जाता था। मैं कहता था, वो कैसे पढूँ?
मैंने आस्ता-आस्ता अपनी प्रैक्टिस कर करके अपनी रीडिंग कैपेसिटी को बढ़ाया। सोच और अमल में यकसानियत जो है वो उसका आसान हल ये है कि सोच के पैरामीटर को और आपकी एग्ज़ीक्यूशन के पैरामीटर को बराबर करें। लेट्स सपोज़ कि आपने इतना बड़ा काम अपने लिए सोच लिया है, लेकिन आपके एक्शन की पावर इतनी सी है, ठीक है? इसकी एग्ज़ाम्पल मैं यूँ देता हूँ कि आपने साइकिल से बस को खींचना है, मुमकिन नहीं है ना? आप साइकिल से बस को नहीं खींच सकते या एक बंदा कहे कि मैं जहाज़ को खींचूँगा, मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पे आपने अलाइनमेंट करनी है, अपनी एक्शन की पावर को अपनी थिंकिंग पावर के साथ अलाइन करना है। तो अगर सोच आपकी बहुत बड़ी है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसको जब इम्प्लीमेंट करने लगते हैं, तो आप सोच को अलाइन करें, सोच के पीस कर लें, ताकि आप एक्शन कर लें। जैसे मैंने एक वर्कशॉप ली थी, कासिम अली शाह साहब ने हमें एक बड़ी अच्छी चीज़ सिखाई। उन्होंने कहा कि आपने अपने लिए गोल बनाना है ना, तो जैसे मैं इस मोबाइल को उठा सकता हूँ, ये मेरे इख्तियार में है। ये इतना आसान अमल है जो मैं कर सकता हूँ। अब आप यहाँ पे इतना ज़्यादा वेट उठाने की बात करें जो आपके इख्तियार में नहीं है, आपके मसल उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वो आप नहीं कर पाएँगे, आप उससे भागेंगे। तो सोच के मुताबिक अपने अमल की कैपेसिटी को पहले जानें। हर चीज़ की इंसान की कैपेसिटी होती है और उसको अंदाज़ा होता है। जैसे मुझे पता है कि मैं इससे ज़्यादा वेट नहीं उठा सकता, तो मैं उससे ज़्यादा वेट उठाने की अगर कोशिश करूँगा तो एक तो मैं अपने मसल्स को नुकसान पहुँचाऊँगा, सेकंडली मेरी मोटिवेशन नहीं रहेगी। एक दफ़ा तो मैं ज़बरदस्ती कर लूँगा, सेकंड टाइम मैं नहीं करूँगा, मेरे अंदर से आवाज़ आएगी नहीं। तो इसके लिए यही होता है कि आपने अपनी बॉडी के मुताबिक सोच को आपने स्पेसिफिक करना है कि आपकी सोच बहुत बड़ी है, तो आप देखें कि उसको आप छोटा-छोटा कैसे कर सकते हैं, जिसको आसानी से आप इम्प्लीमेंट कर सकें। तो जितना ज़्यादा आसानी से, जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी, मोबाइल उठाना कितना आसान अमल है, ये हर कोई कर सकता है। तो आप डेली भी अगर छोटा-छोटा काम करें, तो आपकी जो एक्शन की कैपेसिटी है, वो बढ़ती जाएगी। कहते हैं कतरा-कतरा मिलके दरिया बनता है, ठीक है? तो जी। डेली आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। तो अमल की कैपेसिटी को बढ़ाते जाएँ और सोच को उसके साथ अलाइन करें, तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। जी, बहुत अच्छी बात बताई है आपने। ये मोहम्मद शहरयार अब्बासी का क्वेश्चन है कि कोई भी गलत ख़्याल दिमाग से निकालने के लिए क्या किया जाए? गलत ख्याल के बारे में सोचे ना, दिमाग का अपना कोई दिमाग नहीं है, लेकिन बिल्कुल। दिमाग का दिमाग क्या है, आपका एनवायरनमेंट है, जो सेंसेस से आपको डाटा आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आपने कभी एक ऐसी जगह, बर्फ़ वाली जगह आपने नहीं देखी हुई, आप बर्फ़ वाले कभी पहाड़ में नहीं गए हुए, तो आपके ब्रेन के अंदर वो डाटा नहीं है। आपने तस्वीरों में बेशक देखा था, लेकिन जब आप फिज़िकली जाते हैं, तो वहाँ पे आपको एहसास होता है, वो आपको फीलिंग्स आती हैं, उस फीलिंग से आपके माइंड में डाटा जाता है। सिमिलरली एक नेगेटिव फीलिंग, एक गलत ख़्याल आपके माइंड में है। अब वो गलत ख़्याल जो है बेसिकली वो आपके माइंड में किसी थॉट की सूरत में सेव है। आप उसके बारे में जितना सोचेंगे वो उतना ज़्यादा पॉपअप होगी। इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको यूँ दे सकता हूँ कि एक कमरा है बहुत बड़ा और उसके अंदर अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ नज़र नहीं आ रहा और आपके हाथ में टॉर्च है और आप टॉर्च ऑन करते हैं, आप जिस भी तरफ करते हैं आपको वहाँ पे मौजूद चीज़ें नज़र आती हैं। अब फ़र्ज़ करें कि आपने टॉर्च ऑन की और आपने नेगेटिव थॉट सामने पड़ी हुई और आपने उसी की तरफ देखना शुरू कर दिया। अब आपको बार-बार नज़र ही नेगेटिव थॉट आ रही है, बाकी सारी जगह तो अंधेरा है। तो अब जब आपको नेगेटिव थॉट बार-बार नज़र आ रही है, तो उसका इम्पैक्ट ना चाहते हुए भी आपके माइंड में होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के साथ एक हादसा पेश आ जाता है या कोई भी शख्स गुज़रते हुए सड़क पे एक बहुत बड़ा किस्म का हादसा देख लेता है। अब वो उसके माइंड में इतना गहरा असर होता है कि ना चाहते हुए भी उसे ख़्यालात आते रहते हैं कि कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए। अमूमन हमारे साथ ये होता है कि जब हम किसी को तकलीफ़ में देखते हैं, तो हमें लगता है कहीं हम ना इस तकलीफ़ में मुब्तला हो जाएँ। तो बेसिकली माइंड में आपने जिस सोच को रोकना है, उसके बारे में सोचना नहीं है। आप उसको जितना ज़्यादा सोचेंगे, माइंड में उतना ज़्यादा स्पेस देंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि आपने ब्लैक कैट के बारे में नहीं सोचना। अब ब्लैक कैट का मैंने जैसे ही वर्ड यूज़ किया और आगे मैंने कहा नहीं सोचना, उसके बावजूद मैं सोच रहा हूँ। अमूमन हम कहते हैं कि हमें कोई चीज़ भूल जाती है, वो भूलने की वजह ये होती है कि हम उसके ऊपर फ़ोकस नहीं कर पाते। तो जिस चीज़ पे फ़ोकस जितना ज़्यादा आप करते हैं, जितना ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, वो चीज़ उतनी ज़्यादा माइंड के अंदर ब्राइट होना शुरू होती है, पॉपअप होती है। तो गलत ख़्यालात को दिमाग से निकालने का आसान हल ये है कि एक तो अपनी स्क्रीन जो है पॉज़िटिव ख़्यालात की ले आएँ माइंड में और रिप्लेसमेंट करें, अपने आप को बिज़ी कर दें ताकि आप जितना ज़्यादा आप खाली रहते हैं ना, आप काम नहीं करते, आपके पास कोई काम करने के लिए नहीं है, उतनी ज़्यादा थॉट्स आती हैं आपके माइंड में क्योंकि जब खाली माइंड होता है तो ऑटो थॉट्स आना शुरू हो जाती है और ऑटो ऑटो थॉट्स कहाँ से आती हैं? जो माइंड में आपके अभी तक ज़िंदगी गुज़री है ना, उसमें जितना डाटा है, उसी में से थॉट्स आती हैं।
एक छोटा बच्चा है ना, उसका माइंड बिल्कुल ब्लैंक होता है, उसके पास थॉट्स नहीं होती। हम क्यों कहते हैं कि बचपन की ज़िंदगी इतनी शानदार होती है? क्योंकि वो प्रेज़ेंट मोमेंट में हम जी रहे होते हैं। थॉट्स से लिमिटेड सी होती हैं, एक्सपीरियंस नहीं होते, इसलिए दिमाग से ऑटो थॉट्स आती ही नहीं है। जी ये किस तरह से जो है हमारी थॉट्स का जो है पैरामीटर कैसे हम सेट कर सकते हैं? किस तरह से हम लिमिटाइज़ कर सकते हैं अपनी थॉट्स को? क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है हम अपनी छोटी से छोटी सिंपल चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं ड्यू टू ओवरथिंकिंग। हम एक चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं कि सिंपल चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो किस तो तरह देखिए से हम लिमिटाइज़ करें अपनी थॉट्स को कि इससे ज़्यादा नहीं सोचना? इसमें देखिए 2-3 कॉन्सेप्ट मैं अब यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने अपनी थॉट को लिमिटाइज़ कैसे करना है, बड़ा आसान हल है, अपनी ज़िंदगी को सादा बनाएँ। अच्छा, मल्टीटास्किंग का कॉन्सेप्ट जितना ज़्यादा है, उतनी ज़्यादा हमारे माइंड में थॉट्स आती हैं। एवरेज 1 दिन के अंदर 70,000 बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड के साथ आके टकराती है, ठीक है? जिसमें से हम 1 और 2% ऑपरेट करते हैं, बाकी सारी वेस्ट होती है। अब 70,000 बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन आपके माइंड की तरफ आ रही है। अच्छा, जो लोग जितनी ज़्यादा सादा ज़िंदगी गुज़ारते हैं और जितनी सादा ज़िंदगी में चले जाते हैं, उनकी ये एवरेज कम होती जाती है। वो 30,000 40,000 तक आ जाते हैं। अब जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आने वाली कम होगी, उतनी ज़्यादा उनको प्रोसेस करने में आसानी होगी। जित इसलिए कहते हैं सिंप्लिसिटी की लाइफ में आपको सुकून मिलता है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम लोग आजकल मीडिया की डिस्ट्रैक्शन में हैं। सोशल मीडिया है, हमारे पास फेसबुक है, ट्विटर है, हमारे पास लिंक्डइन है, हमारे पास व्हाट्सएप है, हमारे पास इंस्टाग्राम है। जितनी ज़्यादा एप्लीकेशन है, हम उतना ज़्यादा डेवलप मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया पिछले दिनों, मैंने खुद से एक्सपेरिमेंट किया। मैंने अपने तमाम सोशल अकाउंट्स को ज़्यादा टाइम देना शुरू किया। मैंने कहा कि मैं देखूँ कि इससे मेरी थॉट्स पे क्या असर होगा। यकीन माने मिसाल के मेरी हैबिट ये होगी कि मेरे माइंड में दर्द होना शुरू हो गया, मेरी रूटीन डिस्टर्ब होगी, मुझे किसी काम को करने का मज़ा ही ना आए और बार-बार मेरा माइंड पॉपअप करे कि इंस्टा पे देखो कि कुछ आ गया होगा, कोई लाइक आ गया हुँ। होगा, कमेंट आ गया होगा, अच्छा लिंक्डइन पे देखो क्या चल रहा है। अब वो ना चाहते हुए भी ब्रेन मुझे बार-बार पॉपअप कर रहा था। रीज़न क्या थी? मैंने कॉन्शियसली चाहते हुए मुंतखब किया एक्सपेरिमेंट के लिए कि होगा क्या? देन मुझे पता चला फिर मैंने एक और एक्सपेरिमेंट किया जैसे हम रोज़ा रखते हैं ना, मैंने मोबाइल का रोज़ा रखा। मैंने रमज़ान में ये एक्सपेरिमेंट किया कि मैंने कहा कि मोबाइल का भी रोज़ा रखना है, मोबाइल को यूज़ ही नहीं करना और बड़ा ही प्लेज़ेंट एक्सपीरियंस रहा कि ज़िंदगी आपकी जितनी सादा होती है, आपकी थॉट्स उतनी रिफ़ाइन होना शुरू होती हैं। और क्योंकि इतनी ज़्यादा थॉट्स बाहर से आ रही होती हैं कि हम अपने बारे में सोच नहीं पाते। रिफ्लेक्शन का प्रोसेस नहीं होता जिसका मैंने पहले ज़िक्र किया था। आसान इसका हल यही है कि आपने क्या करना है थॉट्स को लिमिटाइज़ आप इसी तरह कर सकते हैं कि आप स्पेसिफ़िक कर सकते हैं, क्वालिटी पे ला सकते हैं, आप ज़िंदगी को सादा करें। इसलिए देखें कि वन थिंग का कॉन्सेप्ट है कि एक वक़्त में एक काम करें। आपने पूरे दिन में एक किसी काम पे फ़ोकस करने और उसी काम के बारे में आप सोचें तो वो काम आपका ज़्यादा बेहतर होगा। जितनी ज़्यादा मल्टीटास्किंग करते हैं उसमें हमारा माइंड डाइवर्ट होता है, थॉट्स बहुत ज़्यादा आती हैं और माइंड कन्फ्यूज़ हो जाता है और यही कन्फ्यूजन स्ट्रेस का बायस बनती है। तो अमूमन जब मेरे पास बहुत ज़्यादा काम होते हैं तो मैं वन बाय वन करता हूँ। मैं एकदम से नहीं उनको लेता बिकॉज़ अगर मैं सारों के बारे में सोचूँगा तो स्ट्रेस मैं अपना खुद इंक्रीज़ करूँगा। आसान हल यही है कि वो एक चीज़ एक वक़्त में करें, उससे आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, चीज़ें आसान हो जाती हैं, थॉट्स आपकी प्रोसेस करनी आसानी हो जाती है उसमें। जी ये एक शफ़क़त नजम साहब का एक क्वेश्चन है कि मैं हर छोटी से छोटी बात या काम को बहुत सीरियस लेता हूँ। तो क्यों है ऐसा? सर पे सवार कर लेना और बहुत सीरियस लेना छोटे कामों अच्छा को। देखिए, सीरियसनेस का ताल्लुक बेसिकली यही है कि आप उसको वैल्यू कितना कर रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने चीज़ों को लिमिटाइज़ करना होता है। आपने आइडेंटिफ़ाई करना होता है कि कौन-सी चीज़ें सीरियस लेने वाली हैं और कौन-सी चीज़ें सीरियस नहीं लेने वाली। फॉर एग्ज़ाम्पल सोशल मीडिया पे लाइक हमारे पेजेज़ पे बहुत से कमेंट्स भी आते हैं। हमें पता होता है कि हमने किस कमेंट का जवाब देना है और किसका नहीं देना। जब कोई इंसान नेगेटिव थॉट आपके ऊपर पुश कर रहा है, जब कोई शख्स नेगेटिव थॉट या नेगेटिव फीलिंग आपके ऊपर फेंक रहा है, तो अगर आप उसको कैच कर लेंगे इसकी एक और एग्ज़ाम्पल बड़े मज़े की मेरे माइंड में आ गई दूँगा कि मैं अपना एक स्कूल रन कर रहा हूँ, तो एक दिन ऑफ़िस में मेरे पास 2 बच्चे आ गए। एक बच्चे ने कहा कि सर इसने मुझे गाली दी है।
अच्छा, उन दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट था। मैंने कहा कि इनके कॉन्फ्लिक्ट को मैं मज़ाह तौर पर रिज़ॉल्व भी करूँ और इनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए कि नेक्स्ट टाइम ये गाली ना दें। अच्छा, टेबल पे मेरे पास एक कॉपी पड़ी हुई थी, मैंने उठा के एक बच्चे को दे दी। मैंने कहा, "अच्छा बेटा, इसने आपको गाली दी है, फ़र्ज़ करो ये कॉपी जो ये गाली है। आप ये कॉपी इस बच्चे दूसरे को दो और दूसरे को मैंने कह दिया आपने पकड़नी नहीं है।" अच्छा, वो बार-बार उसको कॉपी दे, वो पकड़े ना। अच्छा, वो दोनों इतना हँसे, उनको इतना वो रियलाइज़ हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया कि गाली देने वाला जब गाली दे रहा है, अगर मैं उसको पकड़ता नहीं हूँ, मैं उसको सीरियस नहीं लेता, तो मेरे तो इस पे कोई असर नहीं है ना। तो सिमिलरली हमने आइडेंटिफ़ाई करना है कि किस चीज़ को हमने सीरियस लेना है और किस चीज़ को हमने सीरियस नहीं लेना, ठीक है? जैसे सुकरात का नाम बड़ा मशहूर है फ़लसफ़े के अंदर और सुकरात को किसी ने एक दफ़ा गाली दे दी, तो वो मुस्कुरा रहा था। दूसरे शख्स ने कहा कि इसने इतनी बड़ी तुम्हें गाली दे दी और तुम इसे कुछ कह नहीं रहे। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि ये जो कह रहा है वो गलत कह रहा है, क्योंकि ये जो कह रहा है वो मैं नहीं हूँ। तो हमने आइडेंटिफ़ाई करना होता है कि किस बात को हमने सीरियस लेना है और किस बात को सीरियस नहीं लेना। जब ये शऊर का तकाज़ा है, जब शऊर हमारा बढ़ता है तो हम जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, उनके बारे में नहीं सोचते। हम सिर्फ़ उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे यही है कि छोटी-छोटी बात पे ये जो सोचते हैं, सीरियस हो जाते हैं, थोड़ा-सा आइडेंटिफ़ाई करें। यहाँ पे जो छोटी का वर्ड है, छोटी से छोटी बात, तो देखें कि छोटी से छोटी बात आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। जब आप उसको कंपेयर करेंगे कि आपके लिए इम्पोर्टेंट कितनी है, लाइक कि मेरे पास बहुत से लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं कि सर आपसे मैंने सेशन करना है, आपसे बात करनी है। अच्छा, मैं कहता हूँ एजेंडा क्या है? अब जब मैं वर्ड यूज़ करता हूँ ना एजेंडा, तो वहाँ पे मुझे क्लैरिटी हो जाती है कि अगर इसके पास कोई एजेंडा नहीं है, तो ये मेरा वक़्त ज़ाया करेगा। तो अगर एजेंडा नहीं आता तो मैं रिस्पॉन्स नहीं करता। लेकिन अगर कोई एजेंडा आ जाता है, जैसे कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई क्यूरी आ गई, तो मैं रिस्पॉन्ड इंस्टेंटली करता हूँ क्योंकि मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट टास्क है कि मेरी वजह से किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड हो जाए, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो मैंने अपने वक़्त को भी सेव करना है, मैंने गैर ज़रूरी जो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ़ वैसे ही मैसेज कर रहे होते हैं, तो गैर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन से बचने के लिए मैंने अपना एक पैरामीटर सेट किया। तो यहाँ पे इनको भी चाहिए कि पैरामीटर सेट करें। अब ये बेहतर जानते हैं कि इनके लिए कौन-सी चीज़ें अहम हैं। जो चीज़ें अहम हैं, उनको इन्होंने सीरियस लेना है, जो चीज़ें अहम नहीं हैं, ये इनको डिफ़ाइन कर लें। जब ये डिफ़ाइन कर लेंगे, तो डेफ़िनिटली रूल बना लेंगे, तो फिर इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। जी। अ, गुड पॉज़िटिव कंपनी जिस तरह कि आपने बताया कि एनवायरनमेंट भी हो सकता है हमारे, इसी तरह बुक्स हो सकती हैं, हमारा मीडिया बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो किस तरह से ये हमारी थॉट्स को शेप और रीशेप करता है, बुक्स हमारी हो गई, हमारा मीडिया, ये सारे पैरामीटर्स, किस तरह से शेप और रीशेप करते हैं हमारी थॉट्स को पॉज़िटिव या नेगेटिव होने में? अच्छा देखिए, अगर किताबों की बात की जाए तो किताबों में आपको नेगेटिविटी कम ही मिलती है। नेट पर्सनल डेवलपमेंट की बुक्स ले लें, आप जितनी भी किताबों का इंतखाब कर लें, उसमें नेगेटिविटी की रेशो बड़ी कम होती है। अच्छा, नेगेटिविटी की रेशो आपको ज़्यादा मिलती कहाँ से है? पहले ये आइडेंटिफ़ाई करें। लाइक कि मैं पिछले कोई 5 साल से ना न्यूज़ चैनल नहीं देखता, मैं जितने भी टॉक शो होते हैं जिसमें डिबेट होती है वो नहीं देखता। उसकी रीज़न क्या है? कि उसके अंदर जब बहुत ज़्यादा आप नेगेटिविटी को, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बार-बार ट्रिगर होते हुए देखते हैं, तो उसका आपके माइंड पे असर हो रहा होता है। आपकी गुफ्तगू वैसी होना शुरू हो जाती है। आपने जो अपने माइंड पे इतनी मेहनत करके काम किया होता है, वो वेस्ट होना शुरू हो जाता है। तो मीडिया की सिलेक्शन बड़ी इम्पोर्टेंट है। क्या आपने खबरें, अब फ़र्ज़ करें कि मैंने देखा है कि बहुत से लोग खबरों बार-बार देखते हैं, हर घंटे बाद न्यूज़ चैनल को देख रहे होते हैं। खबरें वही रिपीट हो रही होती हैं। अब वो क्या होता है कि उन खबरों का असर उनके माइंड पे गहरे से गहरा होना शुरू हो जाता है। तो आपने सिलेक्शन करनी है कि आपने देखना क्या है। लाइक कि मैं घर में बात कर रहा था, जितने भी ड्रामे होते हैं, इनका आपकी ज़िंदगी पे बड़ा गहरा असर हो रहा होता है। आपके घरों में जो लड़ाइयाँ होती हैं, आपके घरों में जो सास-बहू के मामलात होते हैं, उसका मेन ओरिजिन ये ड्रामे हैं। वो 10 या 12 साल या 15 साल की वो मेहनत होती है, वो जो बच्चियों ने घर में वो ड्रामे देखे होते हैं, उनके माइंड के ऊपर वो असरात होते हैं। उन्हीं असरात की वजह से उनकी ज़िंदगी मफ़लूज हो रही होती है। जैसे मूवीज़ देखने वाला जो शख्स है, वो फ़िल्मी दुनिया में बहुत ज़्यादा जाता है। गाने सुनने से आपके इमोशन बहुत ज़्यादा ट्रिगर होते हैं। अच्छा, ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा असर डाल रही होती हैं। विज़ुअल भी, ऑडिटरी भी, ठीक है? और प्रैक्टिकल फिर आप जब इनको इम्प्लीमेंट करते हैं। लाइक कि जब आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कोई चीज़ देखेंगे, तो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एग्रेसिवनेस आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इनका असर किन लोगों पे होता है? जिनका माइंड वीक होता है। जिन्होंने माइंड पे काम नहीं किया होता, जो अपनी रिफ्लेक्शन नहीं करते। जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो तो पहले ही इनको कम देखते हैं, वो तो ना होने के बराबर है।
और जो लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं वो एडिक्ट हो जाते हैं, क्योंकि मीडिया की जो पॉलिसी होती है उसमें ये होता है कि मीडिया कोई भी चीज़ जब दिखाता है, वो आपके इमोशन को ट्रिगर करता है, आपके ब्रेन के अंदर डोपामाइन रिलीज़ होता है, जिसकी वज़ह से आपको उसकी आदत हो जाती है। जब आदत आप किसी चीज़ की आपको हो जाए देखने की, तो उसका असर आप पे गहरा होगा। आप बार-बार उस चीज़ को रिपीट करेंगे और उससे आपकी थॉट्स, उससे आपका बिहेवियर, उससे आपका इवन बॉडी लैंग्वेज भी मुतासिर होगी। स्टूडेंट में आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, मुझे भी बहुत ज़्यादा क्यूरीज़ आती हैं। लव अफ़ेयर का बहुत ज़्यादा ज़िक्र होता है, उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न सिंपल यही है कि आपके ड्रामों में, आपकी मूवीज़ में दिखाया ये जा रहा है। अब बच्चा ना चाहते हुए भी माइंड के अंदर ये ख़्याल करता है कि ये चीज़ बार-बार दिखाई जा रही है, तो इसमें हकीकत क्या है? अब वो उसको प्रैक्टिकल करने की कोशिश करता है। इंसान की जिबिल्लत के अंदर है कि वो जिस चीज़ को देखता है, वैसा करने की कोशिश करता है। यहाँ पे मैं एक वाक़या कोट करूँ तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, जिनमें से एक ने दूसरे को मारा, तो कौवे ने दफ़नाने का अमल सिखाया। तो वो जो कैसे आपने उसने अपने भाई को छुपाना था, लाश को दफ़नाना था, तो इंसान देखने से बहुत ज़्यादा सीखता है। तो आप देख रही ऐसी चीज़ें हैं, तो उसका आपकी पर्सनैलिटी पे असर होगा। उसकी आपकी पर्सनैलिटी पे जब असर होगा, तो उससे आपकी पर्सनैलिटी डैमेज होगी। अब जो मीडिया के लोग होते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ़ टोटली चेंज होती है, जबकि वो जो टीवी पे होते हैं, वो डिफरेंट होता है। जबकि देखने वाले व्यूअर को लगता है कि यही हकीकत है। उसी के मुताबिक वो अपनी लाइफ़ को रीशेप करने की कोशिश करता है। वो शॉर्ट टर्म में वो सक्सेस चाहता है, जबकि सक्सेस पूरे प्रोसेस से मिलती है, आपको उतनी मेहनत करनी पड़ती है। वो बिहाइंड द सीन मेहनत किसी को भी नज़र नहीं आ रही होती। तो ये बेसिकली मीडिया की वजह से, ड्रामों की वजह से आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा असर होता है। अब किताब की बात करें तो किताब से, क्योंकि आप जब पढ़ते हैं, आप उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, उसमें आपके माइंड की इंटेंशन है कि आपके माइंड की इंटेंशन क्या है, आपका शऊर किस लेवल पे, आप उसी के मुताबिक उसमें से चीज़ें एक्सट्रैक्ट करते हैं। जबकि विजुअल आपको जैसा दिखाया जाता है, वैसे ही आपके ब्रेन को रीशेप किया जाता है और आप उसी के मुताबिक फिर अपनी ज़िंदगी गुज़ारने पे मजबूर हो जाते हैं। और घरों के अंदर बहुत से मामलात, जो परेशानियाँ हैं, मेरे पास कोचिंग सेशन आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं जिनको स्ट्रेस की प्रॉब्लम होती है, उसकी मेन रीज़न ही मीडिया है और मीडिया की वजह से उनकी प्रोग्रामिंग माइंड की खराब हो रही है। जी ये क्वेश्चन आया शुमाइला सईद का कि घर में अगर बहुत लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं और एक ही टॉपिक पे ऐसा टॉपिक है कि जिस पे आपकी हक तलफ़ी होती है, तो कैसे खुद को समझाएँ और घर का माहौल भी सही रहे और इस सोच को कैसे हम उस जायज़ टॉपिक से अपने आप को हटाएँ भी? आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी, मिशाल, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, अब आ रही है। अच्छा, अच्छा, घर में अगर बहुत ज़्यादा लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं किसी टॉपिक पे, तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपके इख्तियार में क्या है। अगर आपके पास अथॉरिटी है और आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो पहली तो प्रेफ़रेंस ये है कि आप उसको सॉल्व करें। नंबर 2, अगर आपके इख्तियार में नहीं है और बहुत से लोग उसमें इन्वॉल्व हैं और आपकी हक तलफ़ी भी हो रही है, तो अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करें और सब्र करें। अल्लाह ताला कुरान मजीद में मदद के लिए 2 टूल देते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर आप कहीं भी किसी भी मुश्किल में, अल्लाह ताला ने 2 टूल डिफ़ाइन कर दिए। अल्लाह ताला कहते हैं नमाज़ और सब्र से मदद दो। ईमान वाले जो हैं वो नमाज़ और सब्र से मदद लेते हैं। नमाज़ और सब्र 2 ऐसे टूल हैं जो आपके मुश्किल से मुश्किल हालात को, चैलेंजेस को अबूर करते हैं और आप आसानी में चले जाते हैं। एक तो ये चीज़ आ गई। दूसरा ये है कि उसके बारे में सोचें ना, उसके बारे में जितना सोचेंगे उतना ज़्यादा वो माइंड में आपके ट्रिगर होगा। तीसरी चीज़, बड़ी अहम चीज़ मैं यहाँ पे डिफाइन करने लगा हूँ, जो माइंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड से वेव्स निकलती हैं। अगर आप खुद, आपके साथ ज़्यादती हो रही है और आप घर में उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, तो घर के एनवायरनमेंट में वो वेव्स फैलना शुरू हो जाएँगी। तो आप पॉज़िटिव सोचें, अल्लाह ताला के सुपुर्द करें और उम्मीद करें कि अल्लाह ताला इसमें आपके लिए बेहतरी करेंगे। जब आप इस माइंडसेट के साथ सोचेंगे, तो एक तो आपके माइंड से निकलने वाली वेव्स का अच्छा असर होगा घर पे। सेकेंडली, आप जब उस चीज़ के बारे में सोचेंगे नहीं, तो आप अपने आप को रिलैक्स करेंगे और आपकी रिलैक्सेशन से जो लोग आपके साथ ज़्यादती कर रहे हैं, वो ठीक हो जाएँगे। ये एक अल्लाह ताला का कानून है। क्योंकि आप जब किसी चीज़ से जितना ज़्यादा खराब होते हैं, जितना ज़्यादा उसके बारे में सोचते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो जो अपोज़िट साइड होती है, वो उतना ज़्यादा उस चीज़ को पॉप अप करती है। तो यही इसका हल है, सब्र करें, नमाज़ पढ़ें और उसके बारे में सोचें ना, क्योंकि जितना ज़्यादा उसके बारे में सोचेंगे, उतनी ज़्यादा परेशानी आपकी
बढ़ेगी। तो मैंने आगे भी कहा था कि परेशानी जो है वो हालात से नहीं होती, ख़्यालात से होती है। ख़्यालात को पॉज़िटिव करें, अल्लाह ताला के सुपुर्द करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने आपकी मदद करनी है और सब्र इतनी बड़ी ताकत है, इस सब्र से दुनिया की मुश्किल से मुश्किल जो हालात हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। बेशक। और ऐसा भी होता है कि हमारी सोसाइटी जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऐसी है कि बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया जाता है, डीमोटिवेट किया जाता है लोगों को अगर वो कोई डिसीज़न लेते हैं या कहीं पर भी लाइफ़ में आगे बढ़ने के लिए कोई अपने लिए स्टेप लेते हैं और वो अगर फेल हो जाएँ उस चीज़ में, तो हमारी सोसाइटी वो चीज़ उसको हमेशा याद दिलाती रहती है कि वो इंसान इतना नेगेटिव हो जाता है कि वो कभी भी डिसीज़न लेने के काबिल नहीं रहता फिर आगे से। तो ऐसे हालात में उन लोगों के साथ कैसा रवैया इख्तियार करना चाहिए जो नेगेटिव हो जाते हैं और सोसाइटी को क्या रोल प्ले करना चाहिए ऐसे सारे सिचुएशन में? अच्छा विशाल यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि सबसे अहम चीज़ सेल्फ अवेयरनेस है। जब आपके अंदर की लाइट जल जाती है ना, फिर पूरी दुनिया भी आपके मुखालिफ है, आपको परवाह नहीं होती। बिकॉज़ आपका दिल और दिमाग दोनों अलाइन हो जाते हैं। दिल से आपके इमोशन, दिमाग से आपके फैसले। जब हमारा दिल और दिमाग अलाइन नहीं होता ना, फैसलों में प्रॉब्लम तब आती है। फिर हमें लोग ऑपरेट कर रहे होते हैं, फिर हमारी गाड़ी कोई और चला रहा होता है, हमारे इख्तियार में नहीं होती। तो अशरफुल मखलूक़ात होने के नाते अल्लाह ताला ने हमें ये चॉइस दी है कि हम अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को खुद ड्राइव करें। ये हमारे पास चॉइस है। मैं कल कुरान में एक चीज़ पढ़ रहा था और अल्लाह ताला ने वहाँ पे फ़रमाया कि अल्लाह ताला अगर चाहते तो जितने भी काफ़िर थे उनको तबाह व बर्बाद कर देते और सिर्फ़ नेकी का ही बोला-बाला होता। लेकिन अल्लाह ताला ने दुनिया का निज़ाम ही ऐसा बनाया है कि इंसान को चॉइस दे दी है। उसके पास चॉइस है। कि वो जो करना चाहे कर सकता है। जब हम सेल्फ अवेयरनेस पे काम नहीं करते, जब हम अपनी अहमियत को नहीं जानते कि हम अल्लाह ताला ने हमें अपना नाइब बनाकर भेजा है। जब हमें अपनी अहमियत का नहीं पता होता तो हम अपनी ज़िंदगी की जो डोर है वो दूसरों के हाथ में दे देते हैं। फिर वो क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, फिर वो हमें ऑपरेट भी करते हैं, फिर हम हर्ट होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि अपनी ज़िंदगी की जो गाड़ी है, इसकी ड्राइविंग सीट को खुद सँभालें। एनालाइज़ करें, रिफ्लेक्ट करें और किसी को भी अपनी ड्राइविंग सीट पे ना बैठने दें, सबसे पहली चीज़ ये है। जब आप ये कर लेते हैं, तो फिर आपका दिल और आपका दिमाग अलाइन हो जाता है। अमूमन प्रॉब्लम कब होती है जब आपका दिल और दिमाग अलाइन नहीं होता। फ़र्ज़ करें कि मैंने एक डिसीज़न लेना था, मैंने एक कोर्स करना था, इंटरनेशनल कोर्स था, ऑनलाइन था, उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा थी। बड़े लोगों ने मुखालफ़त की, मेरे घर वालों ने भी मुखालफ़त की, बट मेरा दिल और दिमाग अलाइन था, तो मैंने कहा कि मैंने करना ही करना है। जब आप दिल और दिमाग अलाइन करके कोई काम करते हैं तो उसका रिजल्ट भी 100% आपको मिलता है बिकॉज़ उसमें आपकी एनर्जी, उसमें आपकी मोटिवेशन सारी चीज़ें 100% होती हैं। फिर उसमें कामयाबी आपका मुकद्दर बनती है और लोग जो आपके पहले मुखालफत कर रहे थे, वो फिर आपको शाबाश देते हैं। दूसरी पोज़ीशन ये होती है कि आप अपनी गाड़ी जो है उसकी सीट पे किसी और को बिठा देते हैं, उसका जहाँ दिल चाहता है ले जाता है। अच्छा जहाँ दिल चाहता है वो ले जाता है, मैंने आगे आपको कहा था कि ब्लेमिंग जो है ना सोर्स ऑफ नेगेटिविटी। फिर वो आप पे ब्लेम करता है, आप सोसाइटी पे ब्लेम करते हैं कि मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, हर कोई मेरी चीज़ों को नेगेटिव लेता है, मुझे तो कोई सपोर्ट ही नहीं करता। भई आपको कोई तब तक सपोर्ट नहीं करेगा, जब तक आप खुद अपने आप को सपोर्ट नहीं कर रहे। सो वो जो एनर्जी, वो जो ताकत, वो जो खज़ाना है ना, वो आपके अपने अंदर है, वो आपके अपने इस माइंड के अंदर है, आपके अपनी इस पर्सनैलिटी के अंदर है। तो उसको जानें, उसको पहचानें, अपनी ज़िंदगी को खुद ड्राइव करें। तो ये वाली जो आपने भी सवाल के अंदर जो प्रॉब्लम डिस्कस की है, ये तब भी एलिमिनेट होगी जब आप सेल्फ अवेयरनेस के लेवल पे जाएँगे, रिफ्लेक्ट करेंगे अपनी ज़िंदगी को और अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को खुद ड्राइव करेंगे। जी। ये 2 क्वेश्चन्स हैं, एक ये कि एंग्ज़ायटी और पैनिक अटैक को कैसे ख़त्म किया जाए और दूसरा गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए? अच्छा पहली चीज़ गुस्से को मैं डिफ़ाइन कर दूँ इस्लाम के अंदर डिफ़ाइन है कि जब आपको गुस्सा आए तो आप खड़े में बैठ जाएँ, बैठे में लेट जाएँ, वज़ू बनाएँ, नमाज़ पढ़ें। इसकी अब मैं थोड़ी-सी आपको डिटेल देने लगा हूँ, ठीक है? लाइक कि मैं माइंड के ऊपर काम करता हूँ दुनिया के अंदर एक ऑर्गनाइज़ेशन है जिसका नाम है 6second.org। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि अगर आप जब गुस्से की हालत में 6 सेकंड तक पॉज़ लें, 6 सेकंड तक गुस्से को कंट्रोल रखें और अपनी फ़िज़िकल सिचुएशन को चेंज करें, तो आपका गुस्सा ख़त्म हो जाता है। अब इसको मैं थोड़ा डिफ़ाइन करूँगा कि इंसान, जानवर में डिफ़रेंस क्या है? इंसान और जानवर का जो ब्रेन है वो सेम है, यहाँ तक, ठीक है? इसके बाद अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया और अशरफुल मखलूक़ात का ब्रेन थोड़ा-सा ऊपर आ गया। अब ये जो ऊपर वाला ब्रेन है, यही इंसान के अशरफुल मखलूक़ात होने की मेन वजह है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारा अशरफुल मखलूक़ात वाला ब्रेन शट डाउन हो जाता है और हमारा रेप्टेलियन ब्रेन जो जानवर के बराबर का है वो एक्टिव हो जाता है।
इसीलिए इस्लाम में जो गुस्सा है उसको हराम करार दिया गया। गुस्से की सूरत में माइंड के जो इमेजेस आते हैं, एक्सपेरिमेंट किए कि वो शराब से भी ज़्यादा खतरनाक है। इंसान दरिंदगी के लेवल पे चला जाता है, क्योंकि आपका रेप्टेलियन ब्रेन एक्टिव हो जाता है और रेप्टेलियन ब्रेन की 3 स्टेट्स हैं, या तो वो फाइट करेगा, या वो फ्लाइट करेगा, या वो फ्रीज़ हो जाएगा। फाइट कहाँ करता है? जहाँ पे उसके सामने कमज़ोर है। फ्लाइट कहाँ करता है? जहाँ पे उसके सामने कोई ताकतवर है। फ्रीज़ वहाँ पे करता है जहाँ पे उसको पता है कि मुझे खतरा नहीं है। आप गौर करें कि गुस्सा भी हमें अपने से कमज़ोर पे आता है। जो हमारे से ताकतवर होता है, हम वहाँ पे गुस्से को दबा लेते हैं। अब इस्लाम ने इसका सिंपल सा हल दे दिया कि आप पॉज़ करें, अपनी माइंड स्टेट को चेंज करने के लिए फ़िज़िकल स्टेट को चेंज करें। आप जब फ़िज़िकल स्टेट को चेंज करते हैं, तो वो 6 सेकंड का पॉज़ ऑटोमैटिकली आपके माइंड में आता है और दोबारा से अशरफुल मखलूक़ात एक्टिव हो जाता है। अगर अशरफुल मखलूक़ात एक्टिव नहीं होगा, रेप्टेलियन रहेगा, तो आप इंसानी दर्जे से ही नीचे आ जाते हैं। इसीलिए देखें कि गुस्से के अंदर जो लोग कत्ल करते हैं, वो लाश के टुकड़े-टुकड़े कर देते हैं। हालाँकि एक गोली मारने से भी वो कत्ल हो जाता है, एक वेन काटने से उसकी जान चली जाती है। वो टुकड़े-टुकड़े करने की वजह ये है कि इंसान का उस वक़्त रेप्टेलियन ब्रेन एक्टिव होता है और रेप्टेलियन ब्रेन की ख़ासियत जानवर वाली है, वो दरिंदे वाली है, वो चीड़-फाड़ करेगा, अगर उसके इख्तियार में है। अगर उसके से कोई ताकतवर है, तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करेगा, वहाँ रुकेगा नहीं। वो हो सकता है गाली दे के भाग जाए, बुरा-भला कह के भाग जाए, वो वहाँ रुकेगा नहीं। सो सिंपल हल यही है कि आप फिज़िकल स्टेट को चेंज करें। 6 सेकंड अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं, तो आपका जो अशरफुल मखलूक़ात वाला ब्रेन है, वो एक्टिव हो जाएगा, रेप्टेलियन ब्रेन आपका नहीं रहेगा, तो उसकी वजह से आप अशरफुल मखलूक़ात के जब दर्जे पे आएँगे, तो फिर आप इंसानों की तरह सोचेंगे। फिर आप गुस्से की उस इंटेंसिटी में नहीं जाएँगे और फिर आप उस हराम कैफ़ियत से बाहर आ जाएँगे। पानी पीने का अमल भी यही है, जब आप पानी पीते हैं तो 6 सेकंड का पॉज़ ऑटोमैटिकली हो जाता है और ब्रेन शिफ्ट हो जाता है। लेकिन अगर ब्रेन शिफ्ट ना हुआ और ब्रेन गुस्से की हालत में रहा, तो वो आपको पता है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही बड़े-बड़े मामलात हो जाते हैं। जितने भी कत्ल होते हैं, हमने डिफरेंट रिसर्चेज़ की, उसमें देखा कि जिन्होंने मर्डर किया, उनकी ज़िंदगी में जब जाके देखा तो वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की गेम थी। कुछ सेकंड्स में उन्होंने वो काम किया। तो उसमें बेसिकली उनका रेप्टेलियन ब्रेन एक्टिव था, असला उनके पास था, वो अपने आप को ताकतवर महसूस कर रहे थे, तो उन्होंने फाइट की। ठीक है? तो ये बिल्कुल सिंपल सा है कि गुस्से को आपने इस अंदाज़ में काबू करना है और फिज़िकल अपनी स्टेट को चेंज करना है, कंट्रोल करना है, कोशिश करें उसमें बोले ना, अपने मुँह से अल्फ़ाज़ ना निकालें, क्योंकि अल्फ़ाज़ जो है ना, वो तलवार से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो जब गुस्से में हम कोई लफ्ज़ बोल देते हैं, तो उसका हमारे प्यारों पे बहुत गहरा असर होता है, वो हमारे रिलेशंस को ख़राब करती है। तो इसमें यही है कि खामोशी इख्तियार करें और कोशिश करें कि फिज़िकल स्टेट को लाज़मी चेंज करें, उस जगह को छोड़ दें, बिकॉज़ फिज़िकल स्टेट को चेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिज़िकल स्टेट एक ऐसा टूल है कि ये एकदम से आपकी माइंड स्टेट को चेंज कर देता है। क्योंकि आप डायरेक्टली माइंड स्टेट को चेंज नहीं कर पाएँगे, या तो आप माइंड साइंटिस्ट हैं फिर कर लेंगे, अदरवाइज़ बड़ा मुश्किल हो, जैसे मैंने बताया मुझे भी गुस्सा आ जाता है, देन मैं फिर रियलाइज़ करता हूँ, रिफ्लेक्ट करता हूँ, तो मैं फिर क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ गुस्से में फिज़िकल स्टेट को चेंज करूँ। तो फिज़िकल स्टेट को चेंज करना गुस्से पर काबू पाने का सबसे बेहतरीन और आसान हल है। अच्छा, दूसरा सवाल क्या था? एंग्ज़ायटी और पैनिक अटैक से किस तरह से हम दूर रह सकते हैं? उसको अच्छा, कैसे ओवरकम किया जा सकता है? अच्छा देखिए, एंग्ज़ायटी और पैनिक अटैक, ठीक है। अच्छा, एंग्ज़ायटी के लिए भी देखिए ना, एंग्ज़ायटी के सोर्स को आपने ट्रेस करना है और पैनिक अटैक आप पे तब भी होता है जब आपका इनर सेल्फ वीक होता है। जब आप रिफ्लेक्शन करेंगे, अपने इनर सेल्फ पे काम करेंगे, आपका हार्ट और ब्रेन जो है वो अलाइन होगा, फिर पैनिक अटैक आप पे असर नहीं करता, ठीक है। बीमारी उसी शख्स पे अटैक करती है जिसका इम्यून सिस्टम वीक होता है। जैसे इम्यून सिस्टम है ना, जो बीमारियों से कुव्वत मुदाफ़त के तौर पे आपके लड़ाई करता है, आपके बॉडी को सेव करता है। इसी तरह आपके थॉट का भी एक इम्यून सिस्टम है। थॉट का इम्यून सिस्टम जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, पैनिक अटैक नहीं होगा, एंग्ज़ायटी नहीं होगी। एंग्ज़ायटी उन्हीं लोगों पे होती है जो इंटरनली, जिनकी माइंड, जिनकी थॉट्स वीक होती हैं, बिकॉज़ उनका ब्रेन और हार्ट जो है वो अलाइन नहीं होता। ब्रेन कुछ और कह रहा होता है, हार्ट कुछ और कह रहा होता है, फिज़िकल एक्शन कुछ और कह रहे होते हैं, एनवायरनमेंट कुछ और कह रहा होता है, हर तरफ लड़ाई हो रही होती है। वो एंग्ज़ायटी की मेन वजह होती है, वही फिर पैनिक अटैक को एक्सेप्ट करती है, एक्सेप्टर तब बनती है। तो इसका मेन हल यही है कि इन चीज़ों को अलाइन करें। जितना ज़्यादा आप अलाइन करते जाएँगे, आपकी ज़िंदगी में जितनी क्लैरिटी आती जाएगी, इन चीज़ों से आप दूर होते जाएँगे। इन चीज़ों का हमारी ज़िंदगी में आने की मेन वजह ये है कि हमारी ज़िंदगी में क्लैरिटी नहीं होती। जब आपको क्लैरिटी होती है,
फिर आप देख लें, आप ड्रामे देख लें, अर्तुगरुल ड्रामा देख लें, उसके अंदर देख लें, आपको यही मैसेज मिलता है कि जितनी क्लैरिटी होती है, उतनी ज़्यादा चीज़ें आसान होती हैं, जहाँ क्लैरिटी नहीं होती, वहाँ पे चीज़ें आसान नहीं होती। अच्छा, एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम पॉज़िटिव सोचते हैं, लेकिन हमारी लाइफ़ में पॉज़िटिव होता नहीं है। अच्छा सोचते हैं, अच्छा नहीं होता। उसकी रीज़न क्या सबकॉन्शियस में कहीं न कहीं वो नेगेटिव होते हैं, उनकी थॉट्स होती हैं। सबकॉन्शियस का कितना इफ़ेक्ट है हमारी थॉट्स के ऊपर? अच्छा देखिए, सबकॉन्शियस का हमारी थॉट्स पे बहुत ज़्यादा असर है। सबकॉन्शियस की जो कह लें थॉट्स हैं वो ऑटो पे चल रही होती हैं। इसमें पहले मैं इस चीज़ को डिफाइन करूँगा कि लोग कहते हैं हम पॉजिटिव सोचते हैं, होता नहीं है। अच्छा, इसमें हुँ। इंटेंसिटी है, हर थॉट की ना एक फ्रीक्वेंसी है। अब फ्रीक्वेंसी अगर कम होगी तो उसका असर भी कम होगा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसका असर भी ज़्यादा होगा। इसकी मिसाल ये है कि आप पानी के अंदर आपका क्रिस्टल क्रिस्टल शेप में पानी है, उसका कोई कलर नहीं है, उसमें कोई भी एक ड्रॉप डाल दें, इंक का ड्रॉप डाल दें। 1 इंक का ड्रॉप डालेंगे ना, पानी का कलर कुछ थोड़ा-सा चेंज होगा। अच्छा, जितनी ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी आप बढ़ाते जाएँगे, कलर उतना डार्क होता जाएगा। पॉज़िटिव अगर आप रिज़ल्ट चाहते हैं, तो आपकी पॉज़िटिव थिंकिंग की इंटेंसिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए। बिकॉज़ अगर आपकी इंटेंसिटी है थोड़ी और आप रिज़ल्ट इतना बड़ा चाह रहे हैं, तो मुमकिन नहीं है ना। लाइक कि मेरे पास ₹10 पड़े हुए हैं पॉकेट में और मैं 5,000 की कोई चीज़ खरीदना चाह रहा हूँ, कैसे मुमकिन है? तो हम लोगों का प्रॉब्लम ये है कि हमारी थॉट की फ्रीक्वेंसी बहुत थोड़ी-सी होती है, चुनी-मुनी सी होती है और हम उससे रिज़ल्ट इतना बड़ा चाह रहे होते हैं। तो ऐसा मुमकिन नहीं है, अपने पॉज़िटिव थॉट्स को बढ़ाएँ बिकॉज़ माइंड के अंदर ना ये एक डिब्बे की तरह है। इस डिब्बे के अंदर पॉज़िटिव थॉट थोड़ी-सी होंगी, रिज़ल्ट ना होने के बराबर होंगे। रिज़ल्ट होते हैं, ज़रूर होते हैं, बट वो जब ना होने के बराबर होते हैं, हमें नज़र नहीं आते। रिज़ल्ट वही नज़र आते हैं जो बहुत बड़े पैमाने पे होते हैं। तो बड़े पैमाने पे रिज़ल्ट अगर आप चाहते हैं तो अपनी थॉट्स को भी बड़े पैमाने पे लेके चलें। ज़्यादा से ज़्यादा पॉज़िटिव थॉट्स करें, फिर रिज़ल्ट्स भी पॉज़िटिव होंगे। लाइक कि मैंने जब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना, मैंने जब से माइंड के बारे में सुना, माइंड पे काम करना शुरू किया, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ सोचा वैसा ही हुआ। अब यहाँ पे अल्लाह ताला इस चीज़ को बड़े अच्छे अंदाज़ में डिफ़ाइन करते हैं कुरान में। अल्लाह ताला कहते हैं, "तुम मेरा जितना शुक्र अदा करोगे, मैं तुम्हें उतना और अता करूँगा। तुम मेरा जितना शुक्र अदा करोगे, मैं तुम्हें उतना और अता करूँगा।" ये जितनी भी इल्हामी किताबें हैं, उनमें ये फ्रेज़ मौजूद है। बाइबल के अंदर भी, इंजील के अंदर भी, कुरान मजीद के अंदर भी। फिर अल्लाह ताला एक जगह और बड़ी अच्छी तरीके से उसको उन्होंने फ्रेज़ किया है कि इंसान को जो तकलीफ़ पहुँचती है ना, वो उसकी अपनी वजह से है और इंसान को जो खुशी मिलती है, जो उसको कामयाबी मिलती है, वो मेरी वजह से है। वो जो तकलीफ़ का अमल है ना, कुरान के अंदर डिफ़ाइन है, इसमें मैंने पूरा थीसिस तैयार किया है। अब वो माइंड साइंसेज़ से देखें तो वही है कि हम नेगेटिव थॉट्स की वजह से स्ट्रेस में चले जाते हैं। वो मैंने आगे भी कहा था कि जो प्रॉब्लम्स हैं, वो हालात की वजह से नहीं है, ख़्यालात की वजह से। अल्लाह ताला कहते हैं कि इंसान को जो तकलीफ़ पहुँचती है, वो उसकी अपनी वजह से है। तो जो अपनी वजह से तकलीफ़ का अमल है, वो सोचों की वजह से है। तो सोचों को जितना ज़्यादा पॉज़िटिव करेंगे, फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा बढ़ाएँगे, इंशाअल्लाह रिज़ल्ट्स भी उतने ही बड़े होंगे और अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो रिज़ल्ट्स भी कम होंगे। ये तो बिल्कुल कह लें कि यूनिवर्सल लॉ है। एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, ठीक है? कायनात किसी भी चीज़ का आपका रिटर्न जो है ना, वो उधार नहीं रखती। आप जो अमल करते हैं ना, उस अमल का आपको रिटर्न मिलता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि आप अगर एक नेकी करते हैं, तो 100 दानों के बराबर उसका सवाब मिलता है, ठीक है? यानी कि वो ऐसे ही है कि एक बीज आपने बोया, उस बीज से कितनी ज़्यादा और पौधे निकले, तो वो रिटर्न बढ़ जाता है। तो आप उम्मीद करें कि आप नेकी करें, आप पॉज़िटिव सोचें और उसका रिज़ल्ट ना मिले तो मुमकिन नहीं है। बिल्कुल मिलेगा, लेकिन स्टार्ट में आपको नज़र नहीं आएगा। तो इसमें भी आपने सब्र करना है और प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, पॉज़िटिव सोचा, रिज़ल्ट नहीं मिला, फिर नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया। पॉज़िटिव माइंड पैटर्न सेट किया, रिज़ल्ट नहीं मिला, फिर नेगेटिव शुरू कर दिया। तो इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए। तो अल्लाह ताला ने कहा कि नमाज़ और सब्र से मदद लें। तो मदद का अमल यही है ना कि आप सब्र करें। तो आप जब सब्र करेंगे, आपको वो रिज़ल्ट भी लाज़मी मिलेगा। थैंक यू सो मच बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव शो था आज का। ये पर्सनली मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है और उम्मीद है ऑडियंस ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स के, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हैं हमारे व्यूअर्स के। आप कोई हमें कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें ऑडियंस को ताकि उनको भी थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन अच्छा, इसमें रिमार्क्स यही हैं कि रिफ्लेक्शन के प्रोसेस पे सारे आ जाएँ।
जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ना, उनका सॉल्यूशन आपके अपने अंदर है। और वो कैसे है, जब आप अपने अंदर लाइट ऑन करते हैं। आप टॉर्च ऑन करके ना अपने अंदर ज़रा लेके जाएँ, देखें कि अंदर क्या-क्या चीज़ें खराब हैं, कौन-सी चीज़ें रिप्लेस होने वाली हैं, किन चीज़ों को आपने रिप्लेस करना है, कौन-सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से देखें इसकी छोटी-सी आखिरी मिसाल यहाँ पे दूँगा, जब फल जो है ना, फल गल जाता है ना, एक गला हुआ फल टोकरी में पड़ा हुआ हो ना, तो वो सारे फलों को गला देता है। तो आपने अपने ब्रेन के अंदर टॉर्च लगा के देखना है कि कोई फल गला हुआ तो नहीं है, कोई थॉट गली हुई तो नहीं है। अगर गली हुई थॉट आपके माइंड के अंदर रही तो वो बाकी थॉट्स को भी गला देगी, ठीक है? तो इसमें आपने यही करना है कि रिमार्क्स यही है कि आपने रिफ्लेक्शन के ऊपर काम करना है। जितना ज़्यादा आप रिफ्लेक्शन करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी ज़िंदगी बेहतर होना शुरू होगी। रिफ्लेक्शन इज़ द की। आप जितना ज़्यादा रिफ्लेक्शन करेंगे, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में उतनी ही ज़्यादा आसानियाँ देंगे। थैंक यू सो मच वही यही है सारी बातें कि आप पॉज़िटिव सोचें, दूसरों के साथ दूसरों को भी खुश रखें और खुद भी खुश रहें और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। वन्स अगेन थैंक यू सो मच सर आपने हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है, बहुत ही अच्छा शो रहा है ये। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों के साथ तक ये मैसेज पहुँचे हमारा और उनकी भी हेल्प हो सके। नेक्स्ट शो तक के लिए हम लोगों को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत-सा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।